यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस पर बहुत बात की है, लेकिन खाली बात, महज बात का क्या फ़ायदा? जावेद साहब, आपने भी तो देखा है कि कितना जुल्म जबर किया गया है भारत की जानिब से कश्मीर में, और फिर वहाँ पर ये G20 का सेशन रख देना, कैसे देख रहे हैं? देखो, इंडिया की बड़ी एक खुली साजिश है। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने डे 1 से एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये उसी एजेंडे की कंटिन्यूटी है कि कश्मीर को जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और उसके मुताबिक उसको लेजिटिमाइज़ करने की एक प्रॉपर प्लानिंग की गई। और दुनिया ने आंखें इंसानी हकूक़ के नाम पर इसलिए बंद की हैं कि उनके मफादात हैं। बुनियादी तौर पे तो हाई मोरालिटी के ऊपर दुनिया काम नहीं करती, दुनिया काम करती है मफादात पे। और उसमें आज मैं महबूबा मुफ्ती की एक स्टेटमेंट है, मैं उस पर आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया ने बुनियादी तौर पे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो 5 अगस्त वाले इंसिडेंट को अपने ख़िलाफ़ ही कर लिया है, वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि अब चाइना पार्टी बन जाएगा साथ उसके। ये मैं नहीं कह रहा, ये महबूबा मुफ्ती जो उधर की वज़ीर आला रही है, ये उसकी स्टेटमेंट है। सो दैट मीन्स ये एक ऐसा इशू बन जाएगा जो इंडिया से हैंडल नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे मफादात चाइना के भी हैं, और जिस तरीके से रीजन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और जिस तरीके से G20 को आप इन आइसोलेशन नहीं ले सकते। आप इसको देखेंगे जिस तरह चाइना, टर्की, इजिप्ट, सऊदीया और पाकिस्तान अलहदा हुए हैं, तो आप इसको इस कॉन्टेस्ट में भी देखें कि जो रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक तरफ हो रहा है और इंडिया कहाँ खड़ा हो रहा है, और इंडिया के खड़ा होने के पीछे कौन ममालिक हैं, ये आपको पूरी एक कहानी जुड़ती हुई नज़र आएगी। इसलिए ये G20 को, ये नहीं कि इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता नहीं है कि उधर इंसानी हकूक़ की पामाली और इंसानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और इंसानों की सबसे बड़ी ओपन जेल है वो जी। दुनिया को पता है, मगर क्यों उन्होंने आंखें बंद की? मफादात हैं, रीजनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। उसमें तो हमारे लिए सबक ये है कि अगर हमने कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखना है या अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को साबित करना है कि हम बहैसियत कौम एक रियासत के तौर पे एक किरदार अदा कर सकते हैं रीजन के अंदर, और जिस इशू को लेकर 1947 से लेकर आज तक हम फाइट कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने आप को उस लेवल पे लाना है कि दुनिया हमें अपने मफादात के लिए बात करे। और फिर वो एक टाइम आता है, जैसे माजी में हमने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, जब अफ़गान वार 2 दफ़ा, दोनों दफ़ा अगर हम चाहते तो कश्मीर पे कहीं ना कहीं टक लगवा सकते थे। सिचुएशन इंटरनेशनली हमारे पास सिचुएशन फेवर में थी, मगर हम नहीं कर सके। तो बुनियादी तौर पे हमें देखना यह है कि हमें वो गेम करनी है, वो प्लानिंग करनी है कि सबसे पहले हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर हम स्ट्रांग होंगे, मुत्तहद होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो इंटरनेशनली जो आने वाले वक्त में मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान की फेवर में जाएगा। पाकिस्तान के बगैर ये रीजन स्टेबल नहीं हो सकता, और कश्मीर के बगैर भी नहीं स्टेबल हो सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह की है, जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी और मासूम को कुछ नहीं कहा जाएगा। और इस बात सर इसी बात को सेकंड किया है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी, कि जो मासूम है उसको किसी भी केस में उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने जुर्म किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा था जो उन्होंने DW पर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मेरी 31 तक ज़मानतें मौजूद हैं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया अल जज़ीरा को, जिसमें वो कहते हैं कि 80% इम्कान है कि जब मैं इस्लामाबाद के लिए निकलूँ तो वो मुझे मंगल के रोज़ गिरफ्तार कर लें। ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स देकर वो किसको घुमा रहे हैं, किसको चक्कर दे रहे हैं, आप मुझे ये बताएं। देखो मुनीज़, इमरान खान की अगर पिछले 1 साल की आप पॉलिटिक्स देखो ना, तो उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने किसी न किसी शक्ल में अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान की सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमा के रखो, चाहे कोई भी इशू हो। डे 1 से ले लें साइफर से लेके असम्बलियों के इस्तीफ़े, असम्बलियाँ तोड़ने तक, फिर अटैक, फिर लॉन्ग मार्च, मतलब आप यू नेम एनीथिंग। सर वो कौन सा मुहावरा था? जहाँ से वो डोंकी फिर अच्छा, फिर रेड लाइन, फिर अरेस्ट, फिर मार्च, फिर एवरीडे जाना अदालतों में, तो एक पूरे जुलूस की शक्ल में जाना। तो मीडिया के वो फेवरेट बने हुए हैं।
पिछले 1 साल से। तो यही वो वजह है कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं, जो बात करते हैं, वो उनको पॉलिटिकली रेलेवेंट रखती है और जो उनके वोटर सिंपथाइज़र हैं उनको भी वाइब्रेंट रखते हैं। अब चूंकि सिचुएशन चेंज हो गई है 9 मई के बाद, तो उन्होंने कोई तो फार्मूला निकालना था, तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करना शुरू कर दिया। अब इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस किया तो उनको पता है कि 2 चीज़ों पे इंटरनेशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होती हैं। एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आप देखेंगे उनके इंटरव्यूज़ में ये बात आ रही है, और दूसरा वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जनाब अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो वो गलत होगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पॉलिटिक्स की है उसमें कहीं तशद्दुद नहीं है, और ना मैंने तशद्दुद की बात की, ना मेरे पास कोई केस है। ठीक है, तो एक तो वजह ये है। लेकिन हमें मुनीज़ इससे आगे निकलना है, इससे आगे पाकिस्तान को निकालना और पाकिस्तान की कौम को निकालना है। हम पिछले 1 साल से इमरान खान, PDM, ये एक ऐसी सियासत हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान की कौम कमज़ोर हो रही है। आपने 1 साल में देखा कि जमहूरियत और मईशत दोनों बर्बाद हुई हैं। एग्जैक्टली। और इसमें मुजरम एक नहीं है, मैं ये समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, और हर एक ने अपने हिसाब से अपना शेयर डाला उसमें, चाहे वो इमरान खान है, चाहे PDM है, चाहे जुडिशरी है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, और ये बदकिस्मती है। और हम इस चीज़ से समझने से कासर हैं कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं अवाम, हमने उनको इग्नोर किया है। तारिक रहीम और सहाफ़ी, जबकि साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर लॉयर की ऑडियोज़ के साथ तकरीबन 7 ऑडियोज़ हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी करनी है। इसी पर मैं चाहूँगी कि जावेद साहब सबसे पहले आप बता दें कि ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी ऑडियोज़ ठीक साबित हो जाएं, अगर उसमें से कुछ गलत भी होती हैं तो फिर क्या होता है? मुझे बात ठीक या गलत की नहीं है, एक बात की अब जो कमीशन तो बिठा दिया है सबसे पहले तो देखने की चीज़ है जिसकी तरफ इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की है कि इसकी लेजिटिमेसी, कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कॉन्सेंट से बना है, इसका भी अभी फैसला जी, है। एक और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी डिटेल में जाने से पहले बड़े बुनियादी क्वेश्चन ये हैं कि कर कौन रहा है, दूसरा क्वेश्चन है क्यों किया जा रहा है, नंबर 3 किसके कहने पे किया जा रहा है, नंबर 4 कौन सी आइन की शिक है, कौन सा कानून है जिसके तहत किया जा रहा है, और 5वीं चीज़ क्या फैमिलीज़ के करने की इजाज़त है। नंबर 6 भी है टाइमिंग, वो मैं आता हूँ, और टाइमिंग को छोड़ दें, ठीक है, क्या इसकी इजाज़त है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किया जा रहा है तो क्या ये लोग टेररिस्ट हैं। बुनियादी तौर पे तो आप ये काम उनके लिए करते हैं ना जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, क्या ये लोग एंटी स्टेट एलिमेंट है। और आखिरी चीज़, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस जिसका नाम आया है मुज़ाहिर नकवी साहब, आप उनको जुडिशल कमीशन में बुलाएंगे जो आपने बनाया, उनका तो जाना है केस, आप तो इसमें बुला ही नहीं सकते उनको। और उससे भी बढ़ के देखें हमें, और फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहब की मुझे स्टेटमेंट, साहिबा की एक स्टेटमेंट याद है, जब मरियम साहिबा की ऑडियो लीक आई थी तो उन्होंने यही क्वेश्चन रेज़ किए थे ना जो आज मैं रेज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये हुकूमत अपनी ही लीडर के उन बयानात का जवाब दे, फिर जाए। और फिर आखिरी चीज़ जो पंडोरा बॉक्स आज आप खोल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में जो हुकूमतें होंगी, ठीक है सर पीजे, वो क्या करेंगे, वो तो फिर इसी तरह चलता जाएगा। सर पाकिस्तान तो इसका मेरे नजदीक आगे कोई कुछ नहीं होना